प्यारे बच्चों, आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इवन रिएक्शंस के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था कि इवन रिएक्शन चूँकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करता है, इसलिए उसमें रीअरेंजमेंट की संभावना है। और इवन रिएक्शन के मैकेनिज़्म के बारे में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था हमने पिछले लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ इवन रिएक्शंस। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इवन रिएक्शन का, रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ इवन रिएक्शन। रीजियो सेलेक्टिविटी, पहले रीजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है? रीजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा बता दें। तो रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो या दो से अधिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हों, जिसमें से एक आइसोमर मेजर प्रोडक्ट के रूप में बने, यानी कि दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू रीजियो आइसोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड इन विच one regio isomer form predominantly as a major product. These type of reactions are called regioselective reactions। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो या दो से अधिक स्ट्रक्चरल आइसोमर या रीजियो आइसोमर बने और जिसमें एक आइसोमर मेजर बने, बाकी माइनर बने, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम रीजियोसेलेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं। तो इवन रिएक्शन भी एक रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस है। और इवन रिएक्शंस में रीजियो सेलेक्टिविटी कब आती है? रीजियो सेलेक्टिविटी तब आएगी जब सबस्ट्रेट के पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे एक टाइप से। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे हमने एक एग्जांपल ये लिया है, एक एग्जांपल एक सबस्ट्रेट का, ठीक, और इसको हम इवन रिएक्शन से प्रोसीड कराएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए दो बीटा कार्बन है, एक को हमने बीटा से किया, एक को हमने बीटा प्राइम से कर दिया, ठीक। तो दो तरह के बीटा हाइड्रोजन हो गए। तो जब ये Br निकलेगा तो कार्बोकैटायन जनरेट होगा, और कार्बोकैटायन जनरेट होने के बाद या तो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकल जाए तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा, और अगर यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकल जाए तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा। तो इसका मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें से एक एल्कीन ज़्यादा होगा और एक एल्कीन कम होगा। इसकी वजह से रीजियो सेलेक्टिविटी आती है। तो मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि सारे एल्किल हैलाइड्स रीजियो सेलेक्टिव इवन रिएक्शन नहीं देते हैं, केवल वही एल्किल हैलाइड रीजियो सेलेक्टिव इवन रिएक्शन देंगे जिसमें दो या दो से अधिक टाइप के बीटा हाइड्रोजन्स हों, और जितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन्स होंगे उतने टाइप के रीजियो आइसोमर बनेंगे, और जिसमें से एक आइसोमर मेजर प्रोडक्ट होगा। तो वही हमने यहाँ लिखा है आपको, इन मेनी सबस्ट्रेट मोर देन वन काइंड ऑफ बीटा हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड इन an elimination reaction. Which of the beta hydrogen is lost depends on various factor। कौन सा इसमें बीटा हाइड्रोजन निकलेगा ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे आपको। 3 रूल्स जनरली गवर्न रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। 3 रूल दिए गए हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के रीजियो सेलेक्टिविटी के लिए। यहाँ हम बता दें, ये जो तीनों रूल हम दे रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, इवन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं दे रहे हैं, ठीक। अभी हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ये तीनों रूल दे रहे हैं। पहला रूल है जेटसेफ्स रूल, जिसको हम लोग जनरली सेटजेफ रूल, ज़्यादा हम लोग इस सेटजेफ के नाम से यूज़ करते हैं, जेटसेफ रूल और सेटजेफ रूल। दूसरा है हॉफमैन रूल, और तीसरा है ब्रेड्स रूल। ये 3 रूल हैं जो एलिमिनेशन रिएक्शन के रीजियो सेलेक्टिविटी को गवर्न करते हैं, ठीक। हम लोग पहले रूल पे आते हैं। पहला रूल हमारा क्या है? पहला रूल है हमारा जेटसेफ्स रूल या सेटजेफ रूल। सेटजेफ, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, the major product formed in elimination reaction will be more substituted alkene that is stable alkene,
ठीक। अब इन मोस्ट ऑफ इवन रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द इवन रिएक्शन द प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंटली विल बी अकॉर्डेंस विथ जेटसेप्स रूल, दैट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यानी मोस्ट ऑफ द इवन रिएक्शन में, मोस्टली इवन रिएक्शन में जो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है एलिमिनेशन में, वो कौन गवर्न करता है? सेडजफ रूल। और सेडजफ रूल में कौन सा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारा बनता है। ठीक, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे सपोज करिए कि हमने ये एग्जांपल लिया है और इसका हम इवन रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप मेथिल अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है, वीक बेस हम लेंगे यहाँ, तो एज ए सॉल्वेंट ये यूज़ होगा। तो इवन रिएक्शन हम जब कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो अगर हम इस सबस्ट्रेट की बात करें, इस सबस्ट्रेट में अगर हम बात करें तो ये आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए दोनों मेथिल इक्विवेलेंट हैं, तो इनको हम बीटा बीटा की तरह कह दें। और अल्फा कार्बन से एक कार्बन ये भी जुड़ा हो तो ये भी बीटा प्राइम हम कर दें। तो बीटा कार्बन अलग तरीके का है और बीटा प्राइम कार्बन अलग तरीके का है। तो बीटा हाइड्रोजन और बीटा प्राइम हाइड्रोजन, दो तरह के यहाँ हाइड्रोजन्स हैं। एक हमने इसको लिया जो बीटा प्राइम हाइड्रोजन है और एक ये इसको लिया हमने। इन दोनों के निकलने की संभावना है। तो सेडजफ ने ये कहा था कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कब बनेगा? जब हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। ये बीटा हाइड्रोजन है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड बीटा कार्बन, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड बीटा कार्बन से जब यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा तो ये आपका एल्कीन बनेगा। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 अगर आप ध्यान दें तो इस कार्बन पे 1 2 3 यानी कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ये एल्कीन है। ठीक, और केवल यही नहीं बनेगा, ये आपका मेजर बनेगा। और दूसरा जब यहां से हमारा निकलेगा तो ये इधर जाएगा तो कौन सा एल्कीन बनेगा? CH3 CH2 CH3। अब आप देखिए यहाँ बताइए इस एल्कीन पे कितना सब्स्टिट्यूशन? हाइड्रोजन को हम नहीं लेते हैं, 1 और 2, यानी कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और ये आपका माइनर बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट होता है, इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं सेडजफ प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, ये सेडजफ प्रोडक्ट होता है। तो ये एलिमिनेशन इवन रिएक्शन का हमने एक एग्जांपल लिया और हमने बताया कि सेडजफ के अनुसार कौन सा एल्कीन मेजर बनता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा, जैसे हम बार बार आपको जब भी एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल की तरफ जाएं और हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर क्यों यही प्रोडक्ट बनता है। यही प्रोडक्ट क्यों बनता है? ये आपका मोर स्टेबल है और ये आपका लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक, मोर स्टेबल एल्कीन ही क्यों बनता है? इसमें मोर स्टेबल एल्कीन ही क्यों बनता है? तो जैसे हम लोग के बुक्स में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, चूँकि ये स्टेबल एल्कीन है इसलिए यही बनता है। और जैसा हमने आपसे कहा कि ये जो एक्सप्लेनेशन होता है वो सेकेंडरी एक्सप्लेनेशन होता है। प्राइमरी एक्सप्लेनेशन कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होगा जो इसको बनने के लिए ज़्यादा मजबूर कर रहा होगा या ज़्यादा फोर्स कर रहा होगा, और इसको बनने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इट मीन्स दैट अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इस प्रोडक्ट को बनने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है
वह ड्राइविंग फोर्स इस प्रोडक्ट के बनने वाले ड्राइविंग फोर्स से ज़्यादा इफेक्टिव है, इसी वजह से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सेटजअप प्रोडक्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल पे। अब देखिए, जैसा हमने कहा आपसे कि इवन रिएक्शन में जब ये Br निकलता है, ठीक, Br निकल जाता है तो हमारे पास ये कार्बोकैटायन, ये ऐसे हम बना दे तो ज़्यादा सही है। ये कार्बोकैटायन हमारा बना, ये कार्बोकैटायन हमारा बना। ठीक, अगर हमारा ये बीटा हाइड्रोजन ये बीटा हाइड्रोजन निकलता है और ये बीटा हाइड्रोजन निकलता है, अगर हम इसको H1 मान लें और इसको H2 मान लें, ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि H1 को निकालने के लिए कौन सा ड्राइविंग फोर्स है और H2 को निकालने के लिए कौन सा ड्राइविंग फोर्स है। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कार्बोकैटायन के बाद जो हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होता है, ये हाइड्रोजन निकलता है, उसकी वजह जो है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। मेन वजह हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन और इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का -I इफेक्ट ही इस हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से निकल जाता है। ये भी आसानी से, चाहे ये निकले, दोनों में से कोई भी निकल जाता है। ठीक, तो इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से ही प्रूफ करना चाहते हैं कि क्यों सेटजअप प्रोडक्ट ही बन रहा है। एक चीज़ हम आपके दिमाग में डाल दें कि सेटजअप प्रोडक्ट गवर्न बाय इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सेटजअप प्रोडक्ट is governed by इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के थ्रू ये गवर्न होता है। ठीक, और अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के थ्रू गवर्न हो रही है तो ये इसमें ऑलवेज जो फॉर्मेशन होगा, ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ क्या, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगा। थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट मीन्स मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये इस बात का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने बताया आपको कि अगर कोई फैक्टर या कोई इफेक्ट, कोई भी रूल अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के द्वारा गवर्न होता है तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का गवर्न होने का मतलब ये ऑलवेज थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनेगा। और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट जब भी बनता है तो ऑलवेज मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ हम इसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कैसे ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आप ध्यान दें, इसके थोड़ा सा ऑर्बिटल पिक्चर की हम बात करें, इसका हम ऑर्बिटल पिक्चर अगर हम बनाएं, इसका मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो इसका ऑर्बिटल पिक्चर यदि हम बनाएं तो देखिए, इसका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम इसके इंटरेक्शन की बात करें तो देखिए, हम तो यहां जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ जो ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल है और इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो यहाँ जो इंट्रैक्शन होगा वो कौन सा इंट्रैक्शन होगा, सिग्मा बॉन्डिंग टू वैकेंट
पी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग टू वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। ठीक, ये आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल किस तरह से बिहेव करेगा, लूमो की तरह बिहेव करेगा। ठीक, और ये जो सिग्मा बॉन्डिंग यानी भरा हुआ ऑर्बिटल है, ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये किस तरह से बिहेव करेगा, होमो की तरह बिहेव करेगा। ठीक, ये हमने सेडजफ वाले मोर सब्स्टिट्यूटेड एलिमिनेट कर रहे हैं हाइड्रोजन को। दूसरा अगर हम यहां बात करें, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर ये हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ इसका सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्ट करेगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल से। यहाँ भी ये वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या होगा, लूमो, और ये भरा हुआ ऑर्बिटल क्या होगा, होमो। ठीक, बात सुन। अब यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि किस में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। जिसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगा वो जिसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगा वो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, और वो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्कीन ज़्यादा बनेगा। ठीक, तो जब भी कोई इंटरेक्शन होता है होमो और लूमो के बीच का इंटरेक्शन, तो देखिए लूमो ये होता है और होमो जो होता है, ये होमो की एनर्जी कम होती है, होमो में इलेक्ट्रॉन होता है और लूमो जो होता है वैकेंट होता है। तो जो इंटरेक्शन होता है होमो और लूमो के बीच का इंटरेक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कि होमो और लूमो के बीच का एनर्जी गैप कितना है। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन होमो एंड लूमो, द इंटरेक्शन बिटवीन होमो एंड लूमो is inversely proportional to energy gap between होमो एंड लूमो। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब ये कि अगर एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में जितना कम होगी इंट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इंट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उस हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब ये है कि अगर ये होमो है और ये लूमो है तो अगर इनके बीच का हम एनर्जी गैप कम करें तो ऑब्वियस सी बात है इंट्रैक्शन कम, और एनर्जी गैप कम है तो इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। और यदि इनके बीच का एनर्जी गैप हम बढ़ाएं तो इंट्रैक्शन कम तो हाइड्रोजन की एसिडिटी कम तो आसानी से वो नहीं निकलेगा, यानी उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम बनेगा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम लूमो की बात करें तो लूमो की एनर्जी दोनों में, होमो की बात करें, इसके लूमो की और इसके लूमो की बात करें तो लूमो की एनर्जी दोनों में सेम है, यानी लूमो क्या है, सेम है। केवल एनर्जी चेंज किसकी हो रही है, होमो की हो रही है। ठीक है, होमो की एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे ये मेथिल है, मेथिल CH बॉन्ड ले रहे हैं और यहाँ पे हम इसका CH बॉन्ड ले रहे हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मेथिल ग्रुप होगा वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज द एनर्जी ऑफ क्या, CH बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी बॉन्ड के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वह उसके बॉन्डिंग की एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक, तो इसके सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ गई। अगर हम इसके सिग्मा बॉन्डिंग को सिग्मा बी कहें और इसके सिग्मा बॉन्डिंग को सिग्मा बी प्राइम कहें, इस तरह से सिग्मा बी प्राइम कहें, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे दो होमो हैं। ये जो होमो होगा ये सिग्मा बी का होगा CH, और ये जो होमो होगा सिग्मा बी प्राइम का। क्यों, जब इसकी एनर्जी सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ गई तो लूमो से एनर्जी गैप कम हो गया,
और यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है जो इसके एनर्जी को बढ़ाए। तो जब एनर्जी गैप कम हो गया यहाँ, तो एनर्जी गैप कम हो गया तो इंट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, यानी इसमें जो इंट्रैक्शन हो रहा है सिग्मा बॉन्डिंग टू वैकेंट पी ऑर्बिटल इंट्रैक्शन इज मोर देन दिस इंट्रैक्शन। और अगर ये इंट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब इस हाइड्रोजन के टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक एक तरह से होगा और टूटने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी। इसीलिए जब ये हाइड्रोजन टूटेगा तो इससे क्या बनेगा बताइए, इससे क्या बनेगा, इससे यहाँ जो वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ये आपका मेजर बनेगा। और ये इसके थ्रू क्या बनेगा, इसके थ्रू जो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये आपका माइनर बनेगा। ठीक, तो ये हमने एक कोशिश किया कि क्यों इसके ये वाला इंट्रैक्शन ज़्यादा है और ये वाला इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इस हाइड्रोजन की टूटने की टेंडेंसी क्यों ज़्यादा है। जनरली हम लोग जो बुक्स में भी है सीधे सेटजफ में दे दिया जाता है कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, क्यों बनेगा इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता है। तो इसमें हमने कोशिश किया है कि सेटजफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक, वो इसलिए होता है, फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसका CH बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा कार्बन से जुड़े हुए CH बॉन्डिंग की तुलना में। तो जब इसके CH बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो p ऑर्बिटल से, वैकेंट p ऑर्बिटल से इंटरेक्ट ज़्यादा करेगा तो इस हाइड्रोजन की एसिडिटी ज़्यादा होगी और आसानी से ये निकल जाएगा। और यहाँ इंट्रैक्शन कम हो रहा है इसलिए आसानी से ये नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसके निकलने के करेस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर बनेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को गवर्न कराया है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, सेटजफ रूल ऑलवेज गवर्न बाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जब गवर्न करता है, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट गवर्न करता है तो उस रिएक्शन में ऑलवेज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है, और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट इज स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए सेटजफ रूल के अनुसार एलिमिनेशन रिएक्शंस में हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनता है और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कम मात्रा में बनता है। आपके दिमाग में ये भी नहीं होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सेटजफ रूल एलिमिनेशन ऑलवेज गिव मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, नॉट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, स्टेबल एल्कीन। ठीक, हम उसका एग्जाम्पल हम इस तरह से आपको देते हैं, तो ये आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। उसका एग्जाम्पल हम इस तरह से आपको देते हैं, दिस वन, और ये इवन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड कर रहा है, इसकी हम बात करें। ठीक, इसकी जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इवन रिएक्शन में पहले क्या बन जाएगा, जी। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे इस रिएक्शन में ध्यान दें तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये एक तरह का बीटा हाइड्रोजन और ये एक तरह का बीटा हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे इस बीटा से भी निकल सकता है और इस बीटा प्राइम से भी निकल सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये लग रहा है कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ से निकलेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा और यहाँ से निकलेगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो हम अगर यहाँ से एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाए भी तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, पीएच अगर ये निकल रहा है तो पीएच, सीएच डबल बॉन्ड, सीएच, सीएच, CH3, ये है आपका कॉन्जुगेटेड एल्कीन,
कॉन्जुगेटेड एल्कीन, कॉन्जुगेटेड इसलिए क्योंकि बेंजीन रिंग के 3 पाई बॉन्ड के साथ ये कॉन्जुगेशन में, और ये मोर स्टेबल है, दिस वन इज मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल है तो इसलिए ये सेटजफ प्रोडक्ट होगा। और अगर इसको हम निकालें तो यहां अनकॉन्जुगेटेड या हम कहें नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है ये, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है ये, और ये लेस स्टेबल होगा, ठीक, लेस स्टेबल होगा, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट। और अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो दिस वन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक, एंड दिस वन इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो इनके हिसाब से, सेटजफ के हिसाब से तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कहा कि हमेशा ये मत सोचिए कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ ठीक है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कम लग रहा है, लेकिन कॉन्जुगेशन बेंजीन रिंग के 3 पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि आपके मन में ये भ्रम ना रहे कि सेटजफ प्रोडक्ट मीन्स ऑलवेज हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सेटजफ प्रोडक्ट मीन्स स्टेबल प्रोडक्ट, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, ठीक। अगर आप इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं कि क्यों ये बना, क्यों ये ज़्यादा बन रहा है और क्यों ये कम बन रहा है, तो बड़े आसानी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ये ज़्यादा बन रहा है, क्यों ये कम बन रहा है, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन से। तो यहाँ हमने इसीलिए आपको ये एग्जांपल हमने दिया ताकि आपके मन में ये ना रहे कि ऑलवेज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही बनता है। तो ये जैसे कुछ बुक्स में मैंने देखा, पढ़ा है मैंने, कुछ बुक्स में इसको हॉफमैन प्रोडक्ट में बताते हैं कि इस रिएक्शन में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है, बट इट इज़ क्लियर, एकदम क्लियर है ये कि ये हॉफमैन प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए सेटजफ प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको सेटजफ की कैटेगरी में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा एनर्जी डायग्राम इसका देख लें, एनर्जी डायग्राम इसका देख लें। जैसे जो भी रिएक्शन, इस रिएक्शन की जो हम इस रिएक्शन को जब हम E1 रिएक्शन कराएं तो इसका हम लोग एनर्जी डायग्राम देखें कि कैसे सेटजफ और कैसे ये आपकी फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी, और ये हम कह सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट कह सकते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट होगा, ठीक, रिएक्टेंट एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू यहाँ क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और कौन सा कार्बोकैटायन बने, यहाँ बना सकते हैं इसको, यहाँ से निकलेगा ये, तो CH3 CH2 C पॉजिटिव CH3 CH3, ये कार्बोकैटायन बना। और ये जो रिएक्टेंट था ये क्या था, CH3 CH2 CBr CH3 CH3, ठीक। अब उसके बाद ये कार्बोकैटायन के पास चूंकि 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन हैं, 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन हैं, इसलिए ये 2 तरह के ग्राफ के थ्रू ये जाएगा,
एक ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होगी और एक ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जिस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? सैडजअप प्रोडक्ट, यानी कि मोर स्टेबल एल्कीन। और इसके करस्पॉन्डिंग जो बनेगा, जो मोर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इसकी ज़्यादा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बनेगा ये बनेगा आपका हॉफमैन। ये क्या बनेगा? माइनर। और ये क्या बनेगा? मेजर। तो यहाँ हमने इसके उससे भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी इसको हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी हम लोगों ने देखा कि रिएक्टेंट पहले एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बोकैटायन में। अब इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के पास प्रोडक्ट बनाने के दो पॉसिबिलिटी है, और अगर दो प्रोडक्ट बन रहा है तो दो ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगा। एक ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होगी, और किसकी कम होगी? जिस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या जिसमें इंट्रैक्शन इफेक्टिव होगा, और उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होगी जिसमें इंट्रैक्शन कम इफेक्टिव होगा और प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा। ठीक, तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इसके लिए सैडजफ रूल जो हमने अभी बताया आपको। बाकी दूसरे हम रूल पे आते हैं। दूसरे रूल पे बी, जिसको हम हाफमैन रूल कहते हैं। ठीक, हाफमैन रूल के अनुसार क्या है? हाफमैन रूल के अनुसार अकॉर्डिंग टू हाफमैन रूल एलिमिनेशन रिएक्शन ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म। यहाँ लेस substituted alkene form during elimination reaction। ये आपका ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाफमैन रूल। अकॉर्डिंग टू हाफमैन रूल लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म होता है। और एक चीज़ हम बता दें आपको, यहाँ पे जैसे सैडजफ रूल में कौन गवर्न कर रहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट गवर्न करता है, और हाफमैन रूल जनरली गवर्न बाय स्टेरिक फैक्टर यहाँ जनरली गवर्न करता है। ठीक, तो यानी स्टेरिक फैक्टर गवर्न होने का मतलब कोई भी सबस्ट्रेट हाफमैन प्रोडक्ट तब देता है जिसके पास जिस रिएक्शन में या तो हिंडर्ड बेस हो, या तो जो लिविंग ग्रुप हो वो हिंडर्ड हो, या फिर जिस बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकलना है बीटा हाइड्रोजन वो हिंडर्ड हो। तो जनरली हाफमैन प्रोडक्ट formed in those elimination reaction in which either base is bulky or leaving group is bulky or beta carbon is hindered। तो ये तीन कंडीशंस होते हैं, मतलब कि बल्कि बेस, लिविंग ग्रुप बल्कि हो, बीटा कार्बन हिंडर्ड हो, और लिविंग ग्रुप इज
पुअर, या तो लिविंग ग्रुप पुअर हो। तो ये 3 कैटेगरी होती है जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको एक एग्जांपल हम आपको बताएं। जैसे अगर इसकी हम बात करें, हम इसकी बात करें, इस रिएक्शन की बात करें, एक्चुअली ये E2 रिएक्शन से जाता है। हॉफमैन जो प्रोडक्ट बनता है वो जनरली E2 रिएक्शन में ही बनता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में E2 रिएक्शंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मैं एग्जांपल बता दो रहे यहाँ। अब देखिए, ये जो लिविंग ग्रुप है वो बल्कि है। अब लिविंग ग्रुप बल्कि होने की वजह से एक बीटा हाइड्रोजन ये है, एक बीटा हाइड्रोजन ये है। तो बेस जो है ये हिंडर्ड साइड हो जाता है। तो बेस यहाँ से हाइड्रोजन नहीं एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर नहीं गवर्न कर रहा है, यहाँ स्टेरिक फैक्टर गवर्न कर रहा है। यानी बेस वहाँ से जहाँ लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन हो, तो यहाँ से जब वो निकलेगा तो ये आपका ये प्रोडक्ट मेजर बनता है, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर बनता है, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये आपका माइनर बनता है। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल बताया। आगे E2 रिएक्शंस में हम इसके हॉफमैन रूल के बहुत सारे और एग्जांपल बताएंगे। यहाँ मैंने सिर्फ एक बता दिया कि हॉफमैन रूल होता क्या है। ठीक, आगे हम लोग E2 रिएक्शन में इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से कंडीशंस हैं हॉफमैन के लिए। खैर हमने यहाँ बता भी दिया है, या तो बल्कि बेस हो, या तो बल्कि लिविंग ग्रुप हो, या तो बीटा कार्बन हिंडर्ड हो, या तो लिविंग ग्रुप पुअर हो। इन्हीं कंडीशंस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है। तीसरा जो रूल था, जो रिजियो सेलेक्टिविटी, एलिमिनेशन रिएक्शन की रिजियो सेलेक्टिविटी को गवर्न कर रहा था, वो था ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल में ये कहा गया कि एलिमिनेशन के दौरान ब्रिज हेड पे एल्कीन नहीं बनना चाहता है। एलिमिनेशन के दौरान ब्रिज हेड पे सपोज करिए इसका एलिमिनेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्रिज हेड सेंटर है। यहाँ देखिए, अगर ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। अगर आप देखें तो यहाँ वाला हाइड्रोजन मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, यहाँ वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, लेकिन यहाँ वाला नहीं निकलेगा यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये मेजर बनेगा, ज़्यादा यही बनता है और ये बहुत कम बनता है। और उसकी वजह ये होती है कि यहाँ ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो इसके पाई ये जो p ऑर्बिटल होते हैं, ये p ऑर्बिटल इतने प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं होते हैं कि लेटरल ओवरलैपिंग करके स्ट्रांग पाई बॉन्ड बना सकें। तो ब्रेड्स रूल के अनुसार यही था कि नो डबल बॉन्ड कैन बी जनरेटेड ऑन द ब्रिज हेड कार्बन ऑफ बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल। नो डबल बॉन्ड form on bridge head position of bicyclic molecule during एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो यानी कि ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता, जैसे मैं बताया ना कि ब्रिज हेड ये ऐसे स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंड होने की वजह से दो p ऑर्बिटल हैं, ये प्रॉपर लेटरल ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है वो बहुत वीक बनता है। इसी वजह से देखिए, इसी वजह से ये इवन रिएक्शन एलिमिनेशन नहीं देता है, एलिमिनेशन ये नहीं देता है, क्योंकि कहीं से भी हाइड्रोजन निकले, चाहे यहाँ से निकले, चाहे यहाँ से निकले और चाहे यहाँ से निकले, तीनों जगह से निकलने पे ब्रिज हेड सेंटर पे ही डबल बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये एलिमिनेशन नहीं देता है, ये मोस्टली सब्स्टिट्यूशन ही देगा। ठीक, तो ये हमने
रिड्यूस सेलेक्टिविटी के बारे में, इवन रिएक्शन की रिड्यूस सेलेक्टिविटी के बारे में बात किया और बताया हमने कि इवन रिएक्शन बेसिकली सेटजअप प्रोडक्ट ही देता है मोस्टली। हॉफमैन और ब्रेड्स रूल के बारे में भी थोड़ा सा बताया कि क्या होता है ये। अगले लेक्चर में हम लोग E2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।